अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज लेक्चर नंबर 27 और टॉपिक है मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हमने लास्ट टाइम जो है वो हाइड्रोस्केलेटन और फिर हमने एक्सोस्केलेटन को डिटेल के साथ पढ़ा था और उससे पहले हमने स्केलेटन की डेफिनेशन की थी कि जो स्केलेटन है उसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके मेजर फंक्शन जो हैं आपकी बुक के अंदर जो दिए गए हैं वो 5 दिए हुए हैं। सबसे पहला जो फंक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, सपोर्ट एंड शेप। जो हमारे पास स्केलेटन होता है ये बॉडी के अंदर जो इंटरनल सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोवाइड करता है साइट फॉर द अटैचमेंट टू मसल्स। और पॉइंट नंबर 3 जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनको शेप जो है वो प्रोवाइड करता है स्केलेटन। तो स्केलेटन जो है अब 3 हो गए, सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज के साथ अटैच होता है, साइट फॉर द अटैचमेंट एंड प्रोवाइड शेप टू द बॉडी ऑर्गन। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द skeleton, support to the soft tissues, attachment site for muscles, provide shape to the body. नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी के जो इंटरनल क्रिटिकल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होते हैं स्केलेटन से। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया स्कल से प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है, हमारा लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गए, पेंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं रिब केज के साथ। और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो क्रिटिकल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड होते हैं स्केलेटन के साथ। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रोटेक्टेड बाय क्रिटिकल ऑर्गन्स which are spinal cord, brain, lungs, heart, kidney, liver, stomach. All these organs are covered, are protected by skeleton. Point number 3 है movements. हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम कॉन्शियस मूवमेंट कहते हैं, वो मूवमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल होती हैं वो बेसिकली कंट्रोल होती हैं स्केलेटन मसल के जरिए। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ। तो स्केलेटन मसल जब मूव कर रहे होते हैं इसका मतलब बोन्स जो हैं वो उसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट के अंदर भी स्केलेटन हमारी बॉडी का वो अपना रोल प्ले करता है। स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन्स एंड प्रोवाइड मूवमेंट। नेक्स्ट है मिनरल होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है इसमें डिफरेंट टाइप के साल्ट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप के जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी बोन्स होती हैं ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो वो आयंस होते हैं, जो कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, फास्फेट्स हो गए, इनका जो है इनको जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इन मैकेनिज्म को हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हार्मोन का नाम बताता हूं, कैल्सिटोनिन, विच इज रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर से कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर वो अब क्या करता है, अब इसी तरह से पैराथॉर्मोन हो गया, वो भी क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि जो बेसिकली हमारे स्केलेटन है वो ब्लड में से नेगेटिव फीड मैकेनिज्म में से के जरिए जो है वो डिफरेंट साल्ट यानी कैल्शियम को, फास्फेट को और सोडियम को मेंटेन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्टोर ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम एंड सोडियम एंड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल द or maintain the process of homeostasis. Homeostasis means to maintain the internal body condition. In this condition, we can say that those internal body conditions are of calcium, phosphorus, potassium, and sodium. Next, production of blood cells. हमने पढ़ा था जो ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हों चाहे
उसके बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हों यानी एरिथ्रोसाइट्स हों या हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हों, ये जो है बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के जरिए। और बोन मैरो प्रेजेंट होता है हमारी बोन्स के अंदर, जो स्पॉन्जी पार्ट होता है बोन का उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और मोस्टली जो हमारी रिब्स होती हैं या जो हमारे पास सॉफ्ट जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर जो है वो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए बोन सेल जो है वो रेड ब्लड सेल हों चाहे वाइट ब्लड सेल वो प्रोड्यूस होते हैं। Red blood cells and white blood cells are produced in bone marrow. Bone marrow is made up of connective tissue found in bones, and this connective tissue is the most important, most abundant, and widely distributed in our body because it is involved in the formation of bones. It is also involved in the formation of cartilage. It means it is involved in the formation of skeleton system. Next, we can say that the connective tissue is made up of three substances: extra cellular matrix, collagen fibers and elastic fibers, and number 3 bone cell. उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड टाइप स्केलेटन की, जिसका नाम है एंडोस्केलेटन। मैंने यहाँ पर एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन को जो है वो ड्रा किया है। जो ह्यूमंस हैं उनका जो एंडोस्केलेटन है वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है और इसको हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो मीन इनसाइड एंड स्केलेटन मीन स्केलेटन। द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इन द इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कंपोजिशन ऑफ द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, नंबर 1 बोन्स एंड नंबर 2 कार्टिलेज। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर हम एक पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देख लेते हैं, व्हाट इज कोलेजन। कोलेजन जो है, अब हमने कहा ना बोन सेल्स हों चाहे कार्टिलेजलेस सेल्स हों या फाइबर्स होते हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी प्रोटीन को हम नाम देते हैं कोलेजन। कोलेजन बेसिकली क्या है? द बोन्स एंड कार्टिलेज लिविंग सेल्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कोलेजन। नेक्स्ट है बोन। अब हम बोन को पहले 10th क्लास में भी रीड कर चुके हैं। बोन जो है हम क्या डिफाइन करेंगे? बोन्स आर द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, bone cells and different deposition are hardened by calcium phosphate की इसके ऊपर deposition होती है। उसके बाद हमारे पास bones in the arms and the legs are made up of outer shell compact bone and interior spongy bone। तो याद रखिए जो bone होती है चाहे आर्म्स के अंदर हो या लेग्स के अंदर हो, इसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर का नाम होता है कॉम्पैक्ट बोन और इनर लेयर का नाम होता है स्पॉन्जी बोन। अगर हम इसकी अगर डायग्राम देख लें तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास बोन्स हैं उसकी 2 लेयर्स हैं। मैं एक बोन का थोड़ा सा एक पार्ट बना देता हूं। आउटर लेयर जो बोन की होती है वो हार्ड होती है, उसके ऊपर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेपोजिशन होती है। इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो स्केलेटन की टाइप है ये कहलाती है कॉम्पैक्ट बोन। और इसके अंदर जो है बोन होती है उसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन और कनेक्टिव कॉम्पैक्ट बोन को मैंने अलग से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी राइट किया है। अब देखें ये पार्ट जो है इसमें छोटे छोटे आपको सुराख नजर आ रहे हैं। स्पॉन्जी मीन विद पोरस वॉल, ये सुराख होते हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, बोन मैरो होता है। जबकि कॉम्पैक्ट बोन जो है इसको सिर्फ डेपोजिशन होती है। तो आउटर पोर्शन जो है ये कॉम्पैक्ट बोन है और इनर पोर्शन जो है ये है स्पॉन्जी बोन। और जो मोस्टली जो है ये लेग्स और आर्म्स की जो बोन्स होती हैं ये बेसिकली रेडियस अल्ना हो गया, फीबिया टिब्यूला, ये वगैरह जो होती हैं ये बेसिकली इस तरह से स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी होती हैं। तो अलग से मैं इसको अब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर राइट करते हैं। कॉम्पैक्ट बोन जो है, अब इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन जो है आउटर होती है जबकि स्पॉन्जी बोन इंटीरियर होती है।
आउटर यानी कंपैक्ट बोन जो है वो सख्त होती है, हार्ड होती है, विदाउट पोर्स, सुराख नहीं होते हैं, जबकि बिल्कुल मतलब स्मॉल माइन्यूट अमाउंट के अंदर जो है वो पोर्स होते हैं, जबकि इंटीरियर अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे सुराख होते हैं, पोरस होती है। तीसरा पॉइंट, जो हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स होती हैं उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि कंपैक्ट बोन में ब्लड वेसल नहीं होती। आउटर कंपैक्ट बोन में कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है, जबकि इंटीरियर स्पॉन्जी बोन में कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन नहीं होती। स्पॉन्जी बोन के अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, जबकि कंपैक्ट बोन में नर्व एंडिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं। इंटीरियर पोर्शन यानी कि स्पॉन्जी बोन्स के अंदर हम कह सकते हैं बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जबकि कंपैक्ट बोन जो है उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। क्लियर? नेक्स्ट वी कैन से दैट compact bone is the outer side, present outer side, dense and strong deposition of calcium carbonate, no blood vessel, no bone marrow, no nerve ending। जबकि इसको हम उलट कर दें, आउटर साइड दूसरी क्या होगी, इंटीरियर साइड, ये डेंस एंड स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट एंड पोरस होती है। डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नो डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नो ब्लड वेसल इन स्पॉन्जी बोन, रिच इन ब्लड वेसल। Compact bone, no bone marrow. Spongy bone contain bone marrow. Compact bone, no nerve endings. Spongy bone contain nerve endings. This is the difference between compact bone and spongy bone. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स के अंदर तीन तरह के टिश्यूज या तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है सबसे जो यानी कि जो न्यू बोन सेल बनाते हैं उनका नाम होता है बोन ओस्टियो मीन बोन, और ब्लास्ट मीन फॉर्मेशन, डेवलपिंग, ओस्टियोब्लास्ट। दूसरा पॉइंट होता है जो ओल्ड जो हमारे स्केलेटन के सेल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, उनको हमने कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। और तीसरा होते हैं मैच्योर बोन सेल्स, उसको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं, न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स, न्यू फॉर्म सेल, यानी कि जो नए सेल्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। उसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो मीन बोन एंड क्लास्ट मीन डिसॉल्विंग सेल, बोन डिसॉल्विंग सेल। तो डेफिनेशन क्या होगी, द बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर नाउन एज ओस्टियोक्लास्ट। और जो बोन के मैच्योर सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं ओस्टियोसाइट। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है डायग्राम के नीचे, एंडोकार्डल ओसिफिकेशन। ये आपकी बुक में नाम नहीं दिया हुआ, एंडोकार्डल ओसिफिकेशन। बेसिकली आपने सुना होगा कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर 300 जो है बोन्स होती हैं। बेसिकली बोन्स लाइक कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, जो बाद में डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद जो वो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, डेपोजिशन होती है उसके ऊपर। और जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बाकी जो स्केलेटन के अंदर 94 बोन्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो बेसिकली जो छोटी बोन्स होती हैं या उनके साथ जो है वो डेपोजिशन होने के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और 206 बोन्स जो हैं वो हमें जो है पढ़ेंगे आगे टॉपिक के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं कि एंडोकार्डल ओसिफिकेशन है क्या। बेसिकली जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारी बॉडी का जो छोटे बच्चों का जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है उसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है बोनी स्केलेटन के अंदर। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस सेल्स को, जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, उनको डिसॉल्व करते हैं और उनको फिर ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं रिप्लेस कर देते हैं मैच्योर बॉडी बोन सेल से, जिसको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। और इस तरह से जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है वो रिप्लेस हो जाता है बोनी स्केलेटन से। तो इस प्रोसेस का नाम होता है एंडोकार्डल ओसिफिकेशन। यहाँ पर हमारा जो है लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।